हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मेरा पार्टी का हैंगओवर मेरा ख़त्म हुआ और मैं आ गई हूँ वापस अपने शॉर्ट नोट्स के साथ, क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी है और मैं ज़्यादा याद नहीं रख पाती हूँ, पता नहीं क्यों, इन्फॉर्मेशन। तो मैं जब COA पढ़ रही थी तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स रेफ़र हुए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी कि वो कॉन्सेप्ट था क्या। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। तो मुझे लगा कि भाई इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, तो इसलिए मैंने अपना जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, ये 801 स्लाइड्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का नोट्स है। तो इसको मैंने मतलब 115 मैंने अभी तक पढ़ा है। ठीक है। तो 115 को मैंने अपने एक शीट में कंपाइल करा है। तो ये आप लोग को थोड़ा चीट शीट जैसा लग रहा होगा, पर ये मेरे शॉर्ट नोट्स है, तो कोई बात नहीं। तो मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी, पर वैसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मोस्टली थियोरेटिकल है। जैसे आप लोग रीड करेंगे ना तो समझ आ जाएगा ये। तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहले तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब जो भी हम लोग के प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उन प्रोग्राम्स को जॉब्स भी बोला जाता है। तो जॉब्स को हम लोग मेन मेमोरी में साइमल्टेनियसली रखते हैं टू अचीव मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो जॉब्स आर इनिशियली ऑन द डिस्क, पहले डिस्क में रहते हैं, फिर इन्हें जॉब पूल में रखते हैं। मतलब उनको ना पूरे जो डिस्क में जो भी सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, तो उस डिस्क को बोला जाता है हमें जॉब पूल। तो वही है, जॉब्स आर इनिशियली ऑन द डिस्क इन द जॉब पूल अवेटिंग एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी। तो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि CPU टाइम शेयर्ड होता है। ठीक है। CPU टाइम शेयर्ड कैसे होता है कि जैसे एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर उसको अचानक से उसके अचानक से याद आया कि भाई मुझे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी करना है। तो अब CPU थोड़ा ना रुकेगा उसके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। तो इसलिए वो क्या करेगा कि वो बोलेगा ठीक है भाई, तू जा, तू अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर, और मैं जब तक दूसरा अपने प्रोसेस को रन करता हूँ। तो यही होता है। तो प्रोसेसेस के बीच में CPU टाइम शेयर्ड होता है। फिर आया मल्टीटास्किंग OS। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम्स हैं जो भी रन हो रहे हैं हम लोग के CPU में, तो वो एक तरीके से ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि इतना फास्ट वो लोग कंटेक्स्ट स्विच होता है ना, कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स नहीं, जबकि मतलब कि एक ही प्रोग्राम रन कर रहा रहता है CPU में। तो अगर मोर देन वन प्रोग्राम CPU में रन करना है तो उसके लिए तुम्हें अलग से CPU लेना पड़ेगा। जैसे कि 2 प्रोसेसर या फोर प्रोसेसर CPUs आते हैं ना, तो 4 प्रोसेसर मतलब 4 CPUs। तो वैसे ही पर इसमें क्या होता है, मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि एक ही CPU रहता है, पर उसी CPU में जॉब्स और या आप लोग बोल लो प्रोग्राम्स इतनी जल्दी स्विच होते हैं कि हम लोग को ऐसा इल्यूजन लगता है कि मल्टीटास्किंग हो रहा है, मतलब कि मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। ठीक है। तो वही लिखा है इसमें। तो वही मल्टीटास्किंग इज़ अचीव विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है। और इसके लिए एक प्री रिक्विजिट है, मल्टीटास्किंग कभी करोगे जब मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे, तो वही है, मल्टी प्रोग्रामिंग शुड बी प्रेजेंट। नेक्स्ट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग OS। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग का प्रोसेसेस होता है ना, तो वो मोर देन जैसे मैंने बताया ना कि मल्टी फोर फोर प्रोसेसर CPU, तो 4 प्रोसेसर CPU में 4 हम लोग जॉब्स रन कर सकते हैं पैरेलली। तो ये पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए काम आता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टी प्रोसेसर्स OS हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रियल टाइम OS। तो रियल टाइम OS में होता ये है कि जैसे कि हम लोग के फ्लाइट्स हो गए, ठीक है, और एयरक्राफ्ट्स हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, तो उसमें भी OS लगता है। तो उसका जो OS है उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। अगर डिले होगा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उसी को हम लोग रियल टाइम OS बोलते हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट टाइम फॉलो करता है। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट होता है और प्रिडिक्टेबल होता है, डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स होते हैं फॉर रियल टाइम इवेंट्स। ठीक है। तो हम लोग बता सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग फाइटर जेट है, तो अगर हम लोग फायर करें तो कितने टाइम के बाद जाके उस जो भी हम लोग का टारगेट प्लेन है उसको लगेगा, तो वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी टास्क आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली और प्रियम्पशन पॉसिबल होता है। ठीक है।
प्रियम्पशन मतलब ये होता है कि अगर कोई भी टास्क हम लोग का पहले से ही एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और उसको अब हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाएगा। अगर हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाता है तो हम लोग उस जो भी रनिंग टास्क है उसको प्रीएम्प्ट कर देते हैं, मतलब उसको रोक के खुद अपना चलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रीएम्प्शन। और हार्ड रियल टाइम ओएस में ये होता है कि जैसे हम लोग का कार होता है, ठीक है, तो कार में एयर बैग्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई अगर कुछ भी 1 सेकंड का भी डिले हो तो भाई हम लोग तो मर ही जाएंगे। तो उसी के लिए हार्ड रियल टाइम ओएस होता है, जो बहुत ही क्रिटिकल होता है, टाइम क्रिटिकल होता है, ठीक है। तो भाई इसमें लिखा है कि डिले इज़ क्रिटिकल, अगर डिले नहीं होना चाहिए। मिसिंग डेडलाइन कैन लीड टू कैटास्ट्रोफिक फेलियर। कैटास्ट्रोफिक मतलब पूरा का पूरा फेलियर हम लोग का हो सकता है उस सिस्टम का। और सॉफ्ट रियल टाइम में ये होता है कि जो डिले है वो इतना क्रिटिकल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल ले रखा है हम लोग का कैमरा, तो अगर कैमरा क्लिक करने में कुछ सेकंड्स का भी डिले हो तो हमें कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं, क्योंकि हम लोग का फ़ोटो तो खिंच गया ना, तो वही है। तो सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। नेक्स्ट इज़ सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल ये होता है कि जब भी हम लोग को ना हम लोग का ना जो जॉब्स हैं वो डिवाइडेड है एक तरीके से, कि ओएस का ये जॉब है, सीपीयू का ये जॉब है, और वगैरह वगैरह। तो जब सिस्टम कॉल क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर द यूज़र प्रोग्राम टू आस्क द ओएस टू परफॉर्म द टास्क रिजर्व फॉर द ओएस। तो यही है कि जब भी जैसे हम लोग ने तो अपना टास्क कर दिया, ठीक है, अब हम लोग फॉर एग्जांपल इसमें प्रिंटफ कमांड ले रखा है, तो यूज़र प्रोग्राम है, ठीक है, उस प्रोग्राम में एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़र प्रोग्राम जाके एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये काम प्रिंटफ कमांड सिस्टम बेस्ड कमांड है, ठीक है। तो ये जो कमांड है वो ओएस ही करेगा। तो उसी के लिए हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि जो भी हम लोग का प्रोग्राम है ना, वो पहले जाके बोलेगा यूज़र ओएस से कि ओएस भाई मुझे प्रिंटफ कमांड एग्जीक्यूट करनी है, आप कर दो। तो उसी जो भी मीडियम के थ्रू जैसे जो बोली बोल रहा है ना, तो वो होगा सिस्टम कॉल। तो वही है कि यूज़र प्रोग्राम कॉल्स दैट ओएस टू परफॉर्म दैट देयर रेस्पेक्टिव टास्क। तो ये होगा सिस्टम कॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मोड बिट। तो मोड बिट क्या होता है कि इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओएस कोड। तो हम लोग का बेसिकली 2 टाइप का मोड होता है, एक तो कर्नल मोड होता है, एक यूज़र मोड होता है। तो कर्नल मोड क्या होता है कि जब ओएस परफॉर्म कर रहा होगा खुद का टास्क, और यूज़र मोड क्या होता है कि जब हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो वही है कि जब जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, अब प्रिंटफ स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, अब प्रिंटफ आ गया तो फिर वो उसको स्विच करेगा कर्नल मोड में। तो पहले तो यूज़र मोड में था, फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट आ गया तो कर्नल मोड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो कर्नल मतलब ओएस ही एग्जीक्यूट करेगा। तो वही है कि कर्नल को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और यूज़र मोड को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस एक रिप्रेजेंटेशन का वो है। नेक्स्ट इज़ ये मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है कि एब्स्ट्रैक्शन दिखाने के लिए। तो सबसे पहले होता है हम लोग का इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्रामर। तो इसमें ये हो, जैसे हम लोग ने प्रिंटफ की बात करी थी, तो प्रिंटफ भी एक तरीके का फंक्शन है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उस ओएस ने ही उस फंक्शंस को लिखा है ना, उसका जो फंक्शन का डिक्लेरेशन जो बोलते हैं, तो उस फंक्शन का जो कोड है फुल कोड तो ओएस ने थोड़ा ना लिखा है। तो वो ओएस तो बस एक मीडियम है ना। तो वही है कि जो भी हम लोग का इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्राम है, तो उसमें मेन सारा कोड लिखा रहेगा कि जब भी प्रिंटफ स्टेटमेंट कॉल होगा या प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा तो जाके ये सारे हम लोग को स्टेप्स परफॉर्म करने, तो वो सारे स्टेप्स इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्रामर ही लिखता है, ठीक है। और ओएस डिज़ाइनर क्या करता है, बस उस फंक्शन को कॉल करने का ज़रिया है ओएस, ठीक है। तो वो एक तरीके से एपीआई कॉल करता है उस फंक्शंस के लिए। अब प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामर तो भाई अपना कोड लिखता है, प्रोग्राम लिखता है, तो प्रोग्राम में वो उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकता है। तो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन है। प्रोग्रामर को मतलब नहीं है कि भाई प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या क्या कोड लिखा है प्रिंट करने के लिए हम लोग के कंप्यूटर में, तो उसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसको बस वो जो भी प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। वैसे ही ओएस को भी वही है कि उसको मतलब नहीं है कि उसका कितना उसके पीछे का मामला क्या है। तो बस ओएस एक तरीके का मीडियम है जो प्रोग्रामर और अपना जो भी मेन कोड है उसके बीच में एक तरीके से मीडिएटर वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है,
प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन को बोलते हैं प्रोसेस। तो प्रोग्राम बस एक पीस ऑफ समझ लो फाइल है, ठीक है, जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अब उस प्रोग्राम को जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो वो बन जाता है हम लोग का प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोग्राम बिकम्स अ प्रोसेस व्हेन द .exe फाइल इज़ लोडेड इनटू द मेन मेमोरी एंड पीसीबी इज़ क्रिएटेड। तो जब भी हम लोग का जो प्रोग्राम है वो प्रोसेस कब बनता है, जब उसका पीसीबी क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन है, ठीक है, प्रोसेस बनने का। नेक्स्ट वही मैंने इसका एक प्रोसेस का ना, प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं वो सब उसका डायग्राम है। तो प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ स्टैक, हीप, डेटा और टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट में तो बेसिक जो हम लोग ने कोड लिखा है वो सब रहता है। डेटा मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल्स। और हीप ये होता है कि हीप तो आप लोग जानते ही है ना, जो भी डायनेमिक एलोकेशन होता है मेमोरी का, तो वो सब हीप के अंदर होता है। और स्टैक में टेम्परेरी डेटा होता है, ठीक है। टेम्परेरी डेटा मतलब कि जैसे टेम्परेली हम लोग ने एक वेरिएबल का, जैसे a=2 है, उसको कुछ ऑपरेशन करके a=3 कर दिया है ना, तो वो हम लोग का जो भी टेम्परेरी डेटा है तो वो सारा हम लोग का स्टैक में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीसीबी। तो पीसीबी क्या है? तो पीसीबी इज़ लाइक टास्क, इसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस इन ओएस। तो मैंने जैसे बताया था कि जो भी हम लोग का प्रोग्राम है ना, तो प्रोग्राम कब प्रोसेस बनता है, जब उसका पीसीबी क्रिएट होता है। तो वही है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस इन ओएस, तो उसको पीसीबी बोलते हैं, ठीक है। और पीसीबी मेनली हम लोग उसको ना एक रेपो की तरह देखते हैं कि विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट मे वैरी प्रोसेस टू प्रोसेस। तो एक प्रोसेस है हम लोग का, ठीक है, तो उसमें एक सेट ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, हम लोग का रेलवे स्टेशन का पोर्टल है, ठीक है। अब हर एक व्यक्ति को कुछ अलग कोई डिफरेंट स्टेशन में जाना है, पर जो मेन उसका जो यूआई है वो तो सेम रहेगा ना। तो वही है कि जो कोड है, जो टेक्स्ट ब्लॉक है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट ब्लॉक है वो सेम रहता है। डेटा, हीप और स्टैक डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस की बात अगर हम लोग करें तो वही है। तो वही है रेपो फॉर एनी इंफॉर्मेशन दैट मे वेरी प्रोसेस टू प्रोसेस। तो अब वही इसमें दिखाया गया है कि जो भी हम लोग का पीसीबी है, पीसीबी का के अंदर क्या क्या होता है। तो एक तो प्रोसेस स्टेट होता है। तो ये हम लोग अभी एक डायग्राम है तो उसमें पूरा स्टेट की बात करेंगे कि प्रोसेस किस किस स्टेट से गुजरता है। तो प्रोसेस स्टेट जैसे न्यू हो गया, रेडी हो गया, रनिंग हो गया, ठीक है। प्रोसेस नंबर क्या है कि जो भी एड्रेस है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस नंबर और प्रोसेस काउंटर्स। तो मेनली जो प्रोसेस काउंटर होता है, प्रोसेस काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और प्रोसेस नंबर उसका मेन जो भी उसका नंबर रहेगा ना, तो वो ये इतना वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी उस प्रोसेस का नंबर है उसको प्रोसेस नंबर कहते हैं। मेन है प्रोसेस काउंटर। तो प्रोसेस काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और रजिस्टर जैसे हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग का इंटरप्ट होता है, इंटरप्ट मतलब जब भी कंटेक्स्ट स्विच हो जाता है, तो तो फिर उस जो भी करंट स्टेट है ना उसको तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ता है ना। तो वो जो भी करंट स्टेट है वो हम लोग का रजिस्टर में स्टोर होता है। और मेमोरी लिमिट, तो इसमें ये जो भी हम लोग का बेस एड्रेस होता है ना, जैसे अगर आप लोग समझें जो पीसीबी है, तो पीसीबी एक तरीके से लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो एक पीसीबी दूसरे पीसीबी को पॉइंट करता है। तो वही है, तो उसका जो बेस एड्रेस है ना, तो बेस लिमिट, तो वही यहाँ पे मेमोरी लिमिट में स्टोर होती है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि भाई मेमोरी में कितना लिमिट है। तो वही है द वैल्यू ऑफ द बेस लिमिट रजिस्टर। और नेक्स्ट इज़ लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। तो ये वही है कि जैसे हम लोग के कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स खुले रहते हैं, तो वही है कि कितने प्रोग्राम्स खुले हुए हैं, कितना इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए या कितना कंप्लीट हो गया, तो वो सब चीज़ें हम लोग के इसमें स्टोर होती हैं। नेक्स्ट इज़ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग से हम लोग ने जैसे पहले ही समझा था कि मल्टीपल प्रोग्राम्स हम लोग अपने मेन मेमोरी में लोड करते हैं। तो वही है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द मेमोरी या मेन मेमोरी बोलो, ठीक है। तो वो होगा हम लोग का डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और ये LTS हम लोग अभी देखेंगे कि लिस्ट ऑफ शेड्यूलर्स कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स,
मीडियम टर्म शेड्यूलर्स, तो ये सब अभी पढ़ेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करें कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो हम लोग का कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, और इट कैन टेक टाइम टू सेलेक्ट द प्रोसेस। तो ये सब अभी मैं बताती हूँ जब हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ ये बहुत बढ़िया सा डायग्राम है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईयर टू ईयर। तो जो भी हम लोग का लाइफ साइकिल है ना, प्रोसेस का लाइफ साइकिल, तो वो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले न्यू स्टेट में रहता है, ठीक है। तो न्यू स्टेट से हम लोग का अपना एडमिट होता है रेडी स्टेट में। तो न्यू स्टेट क्या हो गया, तो न्यू स्टेट हो गया जैसे हम लोग का हार्ड डिस्क, ठीक है। तो जॉब पूल जैसे मैंने बताया था आप लोग को, तो जॉब पूल से रेडी में कब आएगा, जब रेडी में आने का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग का जॉब है ना, या जो भी हम लोग का प्रोसेस है वो हम लोग का मेन मेमोरी में आ चुका है, सॉरी जो भी हम लोग का प्रोग्राम है वो हम लोग के मेन मेमोरी में आके प्रोसेस बन चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का हार्ड डिस्क जिसमें प्रोग्राम स्टोर्ड है, और रेडी स्टेट में आके यहाँ पे प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रेडी स्टेट। अब रेडी स्टेट से जो भी हम लोग का शेड्यूलर है, तो ये शेड्यूलर क्या करता है कि चुनता है कि भाई रेडी स्टेट में तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे हम लोग ने मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करी थी, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, तो उन मल्टीपल प्रोग्राम्स में से कौन सा चुनना है, तो वो कैसे, वो कौन डिसाइड करता है, शेड्यूलर डिसाइड करता है। तो वही है शेड्यूलर डिस्पैच। तो शेड्यूलर चुन के उसको डिस्पैच करता है रनिंग स्टेट में, ठीक है। तो अगर उसको कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा प्रोग्राम है, तो वो पूरा रन करके एग्जिट मार जाता है, टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाता है। और अगर इसमें ये क्या है कि जैसे ना कभी कभी ना प्रायोरिटी प्रोसेसेस आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई करना ही करना है, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी प्रोसेस एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जब क्या करते हैं कि इंटरप्ट, हम लोग का इंटरप्ट हो जाता है, जो भी हम लोग का रनिंग प्रोसेस है उस पर इंटरप्ट आ जाता है, और उस प्रोसेस को ना वापस भेज दिया जाता है रेडी स्टेट में। तो इसी को बोलते हैं प्रीएम्पशन, ठीक है। जो भी रनिंग प्रोसेस है उसको प्रीएम्प्ट करके वापस रेडी स्टेट में भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्रीएम्पशन। और अगर कोई भी हम लोग का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है तो वो जाता है हम लोग के वेटिंग स्टेज में, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने तो जा रहा है, तो भाई सीपीयू तो रुकेगा नहीं, है ना। तो सीपीयू क्या बोलेगा, भाई और भेज, शेड्यूलर से बोलेगा भाई दूसरा नेक्स्ट पेशेंट भेज। एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये भेजेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और अगर उसको भी इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन की ज़रूरत है तो फिर से वो भेज देगा भाई तू वेटिंग स्टेज में जा। तो अब इसमें भी ना क्यू लगता जाता है। तो ये सब हम लोग ये इस डायग्राम में थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो वापस ये रनिंग स्टेट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद रेडी स्टेट में जाएगा, ठीक है। रनिंग स्टेट में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग को जैसे पता है सीपीयू किसी के लिए वेट नहीं करता, तो वो अगर वापस जाएगा ना तो उधर पहले से ही कोई ना कोई रन हो रहा होगा, तो इसलिए हम लोग वापस नहीं जा सकते वेटिंग से रनिंग में, हमेशा वेटिंग से रेडी में ही जाएंगे। और नेक्स्ट इज़, ये थोड़ा डिटेल डायग्राम है उसी लाइफ साइकिल का, प्रोसेस लाइफ साइकिल का। तो इसमें भी वही है कि जैसे अगर न्यू है, जैसे हार्ड डिस्क में है, ठीक है, कोई प्रोग्राम, तो वो गया रेडी में। अब रेडी से तुम रनिंग में जा सकते हो, अगर प्रीएम्प्ट हो गए तो फिर वापस जैसे प्रायोरिटी या टाइम क्वांटम अभी राउंड रॉबिन पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें टाइम क्वांटम होगा कि भाई तुम इसी 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हो, फिर दूसरे प्रोसेस को हम लोग को लोड करना है। तो टाइम क्वांटम के थ्रू प्रीएम्प्ट हो सकता है, तो वापस से रनिंग स्टेज से रेडी स्टेज में आ जाता है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आराम से अपना टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या बात है कि भाई सस्पेंड रेडी, तो सस्पेंड रेडी का क्या मतलब है कि तुम ठीक है, हार्ड डिस्क से जो भी प्रोग्राम है वो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन तो है, पर इसका भी तो जो मेमोरी है वो भी तो लिमिटेड ही है ना। तुम ऐसा थोड़ी कि जितना तुम्हारे पास प्रोग्राम्स है हार्ड डिस्क में सबको भाई तुम मेमोरी में लोड कर दिए, है ना। तो ये तो वो दिक्कत वाली बात है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी हम लोग के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो उसको ना हम लोग सस्पेंड रेडी में डाल देते हैं कि टू फ्री अप द स्पेस। क्योंकि अब ये क्या होता है कि रेडी स्टेज में ना थोड़ा स्पेस भी होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीएम्पशन पॉसिबल है ना।
तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको सस्पेंड रेडी में डाल देते हैं। तो उसको सस्पेंड कर देते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद जब वो प्रोसेस जब रेडी हो जाता है तो उसको, जैसे अब एक प्रोसेस चला गया तो अब फिर दूसरा आ जाएगा, ऐसे करते हैं। तो इसलिए हम लोग ये सस्पेंड रेडी को यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज द मल्टी प्रोग्रामिंग, यू कैन से, ठीक है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिड्यूस करने के लिए सस्पेंड रेडी का हम लोग ने कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द वेट ब्लॉक। अब वेट ब्लॉक क्या है कि जब भी जो भी हम लोग का रनिंग स्टेज है ना, रनिंग प्रोसेस है, उसको इनपुट आउटपुट करना है तो वो वेट ब्लॉक में जाता ही, हम लोग को तो पता ही है ना। तो अब वेट ब्लॉक में भी एक हम लोग को बता दिया कि भाई सस्पेंड वेट होता है। अब इसमें भी वही वही सेम कॉन्सेप्ट है कि इसका भी तो मेमोरी लिमिटेड ही है ना, तो इसमें भी वही क्यू लगता है। तो एक तरीके से वो सारे जो भी क्यू के प्रोसेस है ना, बोलते हैं कि भाई तुम खड़े मत रहो, तुम बैठ जाओ। तो वही है सस्पेंड वेट, तो यही सब है, ठीक है। क्यू लगेगा। अब जो भी प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट हो रहा है इसमें, ठीक है, तो वो जब सस्पेंड वेट में जब ही आएगा जब कोई प्रायोरिटी, जैसे एक प्रायोरिटी टास्क आ गया है ना, तो अब उस प्रायोरिटी टास्क को भी हम लोग को वो करना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है। तो अब ये जो भी प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा होगा ना, तो वो बोलेगा भाई तू अभी थोड़ी देर बैठ जा, और जब तक मैं वीआईपी लोग है तो भाई वीआईपी लोग तो पहले करेंगे अपना, तो वीआईपी लोग अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेंगे, और जब उनका ख़त्म हो जाएगा तो अपना जाके अपना टर्मिनेट हो जाएंगे रेडी स्टेज में जाके, क्योंकि रेडी प्रायोरिटी टास्क है तो वो सीधा रनिंग में जाएगा, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। और जो भी हम लोग का जो पहले से जो टास्क इसमें एग्जीक्यूट हो रहा था, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फिर वापस से जाके रेज्यूम करके फिर अपना नॉर्मल जो भी लाइफ साइकिल है वो फॉलो करेगा। तो ये बात है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लाइफ साइकिल। और नेक्स्ट इज़ ये बेसिक सा है कि एक क्वेश्चन था गेट में कि तुम मिनिमम रेडी स्टेज में कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं। तो रेडी स्टेज में मिनिमम जो भी हम लोग का रेडी है, ठीक है, मतलब कि मेन जो भी हार्ड डिस्क से हम लोग कितने प्रोसेस लाए, या तो कुछ भी नहीं लाओ, हमारी मर्ज़ी ना, कि हमारी मर्ज़ी है कि भाई जो भी हार्ड डिस्क में जो भी प्रोग्राम्स है हमें उसको रन करना है कि नहीं, तो वही है। तो ज़ीरो, मिनिमम तो ज़ीरो है, ठीक है, और मैक्सिमम होगा n-1। n-1 क्यों? क्योंकि हमेशा जैसे ऐसा नहीं है कि भाई तुमने रेडी में तो ला दिया फिर रन नहीं करा, ऐसा नहीं है। तुम्हें अगर तुमने रेडी में लाया है ना, उसको रन करना ही पड़ेगा कोई ना कोई एक को। तो इसलिए जो मिनिमम ज़ीरो है, मैक्सिमम है n-1। अगर n प्रोसेसेस है तो मैक्सिमम n-1 होंगे, एक ना एक प्रोसेस को तुम्हें रन करना ही पड़ेगा। अब रनिंग स्टेज में क्या है, अब रनिंग स्टेज में अब आप लोग समझ रहे होंगे भाई ज़ीरो क्यों, क्योंकि किसी ना किसी को तो रन करना ही पड़ेगा ना। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि रन स्टेज भी एम्प्टी हो सकता है। कब हो सकता है कि जब सारे के सारे जब प्रोसेस ख़त्म हो गए, है ना, तो हम किसको रन करें। तो इसलिए वही है कि रन स्टेज भी एम्प्टी हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है अगर सिंगल प्रोसेसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ब्लॉक। अब जो वेट और ब्लॉक का जो हम लोग का ये है कॉन्सेप्ट है, तो इसमें कितने हो सकते हैं, ज़ीरो। किसी को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं करना, या तो n, सबको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, तो भाई पूरी n प्रोसेस की लाइन लग जाएगी, तो वही है। नेक्स्ट इज़ जॉब क्यू। जॉब क्यू क्या होता है कि जो भी हम लोग के प्रोसेस है ना, जैसे इनिशियल एंट्री मतलब कि यहाँ पे रेडी स्टेज में, कि इसमें भी क्यू लगती है कि भाई तू पहले जा, फिर तू जा, फिर तू जा। तो यहाँ पे जो इनिशियल क्यू लगेगी उसको बोलते हैं जॉब क्यू, ठीक है। कंटेन्स ऑल द प्रोसेस इनिशियल क्यू ड्यूरिंग एंट्री। और नेक्स्ट इज रेडी क्यू। रेडी क्यू प्रोसेस मतलब कि जो भी प्रोसेसेस इन द मेन मेमोरी रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखो एक तो यहाँ पे लाइन लगी न्यू स्टेट में कि भाई तू पहले जाएगा, फिर तू जाएगा, फिर तू जाएगा। अब यहाँ पे लाइन लगी, अब एक रेडी में भी लाइन लगेगी। अब रेडी में कब लाइन लगेगी कि जब किसको पहले एग्जीक्यूट करना है तो उसको, उसके लिए लाइन लगेगी। तो वही है रेडी क्यू ये होता है, और हम लोग का जॉब क्यू यहाँ पे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिवाइस। हाँ, तो ये मैंने ये बताया था जो भी क्यू का कॉन्सेप्ट है ना, तो वो भी लिंक लिस्ट फॉलो करता है। जो हेडर क्या करता है, हेडर कंटेन्स द पॉइंटर टू द फर्स्ट एंड लास्ट पीसीबी। तो इससे हम लोग को क्या पता चल जाता है, उसका टोटल लेंथ है ना, क्यू का लेंथ हम लोग को पता लग जाता है कि पहला जो भी पीसीबी है, मतलब पहला प्रोसेस कौन सा है और लास्ट प्रोसेस कौन सा है।
तो वो हम लोग का हेडर कंटेन करता है, ठीक है। हेडर कंटेन्स द पॉइंटर टू द फर्स्ट एंड लास्ट पीसीबी, और पीसीबी पॉइंट्स टू द नेक्स्ट पीसीबी। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि जो भी लिंक लिस्ट है वो नेक्स्ट अपने नेक्स्ट प्रोसेस को पॉइंट करता है, ठीक है। उसको प्रोसेस पीसीबी काउंटर बोलते हैं, प्रोसेस काउंटर, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवाइस क्यू, तो यूज व्हेन द प्रोसेस रिक्वायर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड रिक्वायर्स व्हेन इनपुट आउटपुट दैट स्टेट इज़ बिजी। तो वही मैंने बताया था, जैसे हम लोग का जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है ना, तो बहुत सारे लोगों को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, तो यहाँ भी लाइन लगती है, तो वही है हम लोग का डिवाइस क्यू। नेक्स्ट है शेड्यूलर्स, तो शेड्यूलर्स क्यों यूज़ होते हैं, बेसिकली यूज़ फॉर शेड्यूलिंग द क्यूज़। अब शेड्यूलर्स जो होते हैं वो हम लोग के प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं कि कौन से प्रोसेस पहला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मेन पर्पस इनका वही होता है कि सेलेक्शन ऑफ प्रोसेस इज़ कैरिड आउट बाय द शेड्यूलर्स। एंड फिर अब उसके टाइप्स बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, और एक मीडियम टर्म शेड्यूलर्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स क्या होते हैं कि जब भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स जब यूज़ होते हैं जब हम लोग को जैसे हार्ड डिस्क से हम लोग को अपने मेन मेमोरी में लाना है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बस यही है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इसी के लिए मेनली यूज़ होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स क्या होते हैं, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लाना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स यूज़ करते हैं। तो पिक्स द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड एलोकेट सीपीयू, तो इसका मेन पर्पज़ है कि सीपीयू एलोकेट करना शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स का। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स का क्या मोटिव है, उसको मेन मेमोरी में प्रोसेस को डालना, ठीक है। ये हो गया। मीडियम टर्म शेड्यूलर्स क्या होता है कि यूज़ टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे रिड्यूस होगा, जैसे हम लोग ने पहले बताया था कि जो भी हम लोग का कोई भी स्टेट होता है ना, तो उसका जो मेमोरी होता है ना वो लिमिटेड होता है। जैसे रेडी हो गया है ना, तो जैसे वेटिंग ब्लॉक हो गया, तो उसका मेमोरी लिमिटेड है। तो मेमोरी लिमिटेड होता है तो उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, है ना, कि थोड़ा मेमोरी फ्री अप हो सके। तो उसी के लिए जो सस्पेंड करने के लिए काम आता है ना, उसको बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर्स। तो ये बात है, ठीक है। यूज टू रिड्यूस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, स्वैपिंग करता है एक तरीके से, ठीक है। और स्वैप आउट एंड लेटर स्वैप इन व्हेन द प्रोसेस इज डन, ओके। तो ये हो गया हम लोग का मीडियम टर्म शेड्यूलर्स। और नेक्स्ट इज़ हम लोग का सीपीयू बाउंड प्रोसेस। क्या होता है सीपीयू बाउंड प्रोसेस, मतलब वही नेम से पता चल रहा है कि उसको भाई प्रोसेसिंग करना ज़्यादा पसंद है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से कंपेयर करें। तो वही है कि इट यूजेस मोर टाइम इन कंप्यूटेशन रैदर दैन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। नेक्स्ट इज़ इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। तो ये क्या होता है कि इनको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ज़्यादा पसंद होता है रैदर दैन कंप्यूटेशन करना। तो यही है इसका मेन पर्पस, ठीक है। और LTS क्या होता है, LTS सिलेक्शन शुड बी अ गुड प्रोसेस मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड CPU बाउंड प्रोसेस। तो इसमें क्या मतलब है कि जब भी हम जो शेड्यूलर्स है ना, तो शेड्यूलर्स का क्या काम होता है, प्रोसेस को सिलेक्ट करना, है ना। तो अब उस सिलेक्शन प्रोसेस को कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज़ करें। तो अगर हम लोग CPU बाउंड प्रोसेस लेंगे तो ज़्यादातर जो भी प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में इकट्ठा होते जाएंगे, है ना, और वो हम नहीं चाहते। और अगर हम लोग ज़्यादातर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बाउंड प्रोसेस लेंगे तो ज़्यादातर जो भी प्रोसेस होंगे वो हम लोग के वेटिंग ब्लॉक में होंगे, तो वो भी हम नहीं चाहते। तो एक तरीके से बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो वो बैलेंस वही बता रहे हैं कि LTS को बता रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स को बता रहे हैं कि भाई एक बैलेंस के थ्रू तुम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बाउंड और CPU बाउंड प्रोसेस को सेलेक्ट करो, ठीक है। और एक ये वाला हम लोग का बच गया था, कहाँ पे बचा था, यहाँ पे। तो वही LTS, तो LTS कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया था कि LTS कैन टेक टाइम टू सेलेक्ट द प्रोसेसेस। तो इसमें बस यही बताया कि LTS के पास ना टाइम होता है, क्योंकि उसको तो बस एक प्रोसेस सेलेक्ट करना है ना। पर जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स होते हैं तो उनको ना बहुत ही फ्रीक्वेंटली प्रोसेसेस को ना उठा के रन करना पड़ता है ना, रेडी क्यू से। जैसे आप इधर देखेंगे तो रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में बहुत फ्रीक्वेंटली लाना पड़ता है। तो इट एग्जीक्यूट्स एवरी 10 मिलीसेकेंड्स, ठीक है। तो बस एक ये क्रिटिकल पॉइंट था। नेक्स्ट इज़ कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है कि जो भी हम लोग का करेंट प्रोसेस है ना, उसका जब भी इंटरप्ट आता है उस प्रोसेस के ऊपर, तो क्या करता है उसके स्टेट को, कि उसका स्टेट क्या है करेंटली, अभी रनिंग स्टेट में है या वेटिंग स्टेज में है,
तो उसके स्टेट को सेव करता है और नेक्स्ट प्रोसेस को अपने मेन मेमोरी में लेके आता है। तो उसी को कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं कि स्टेट सेव ऑफ द करेंट प्रोसेस सो दैट इट कैन रीस्टोर स्टेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कम्प्लीटेड। ठीक है, क्योंकि अब तो उसको इंटरप्ट हो गया ना, तो अब इंटरप्ट हो गया तो अब उसका स्टेट सेव हो गया, पर जब वो जो भी प्रोसेस चल रहा है मेन मेमोरी में, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो जो प्रोसेस जो हम लोग ने उसको बाहर निकाल दिया था उसको वापस भी तो लाना है। तो वही है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम लोग जो भी हम लोग का उसका स्टेट है उसको सेव करते हैं। ठीक है, आफ्टर द प्रोसेसिंग कंप्लीट्स। और सीपीयू के एट सीपीयू लेवल इसमें बता रहे कि एट सीपीयू में क्या होता है कि वही है, जो भी उसका स्टेट है, स्टेट सेव ऑफ द करेंट प्रोसेस एंड स्टेट रिस्टोर ऑफ अनदर प्रोसेस। तो जो करेंट प्रोसेस जो चल रहा है उसका स्टेट सेव करता है और जो आने वाला प्रोसेस है उस प्रोसेस का कंटेक्स्ट जो भी है उसको रिस्टोर करता है। तो वही है, स्टेट जो है रिस्टोर होता है ऑफ अनदर प्रोसेस इन पीसीबी। और ओवरहेड, ये एक तरीके से जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है ना, एक तरीके से ओवरहेड क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि जब भी कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है तो उसमें कोई यूज़फुल काम नहीं होता। ठीक है, तो वो एक तरीके से हम लोग का ओवरहेड है। नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। तो एक तरीके से जो भी हम लोग के पास ना कुछ एल्गोरिदम्स हैं कि जिससे हम लोग अपने प्रोसेस को चुन सकते हैं। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं तो जो हम लोग फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट इज सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो इसमें क्या है कि जो भी हम लोग का सीपीयू है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजी होना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, कि ज़्यादा कभी भी फ्री ना बैठे भाई सीपीयू, ऐसा। नेक्स्ट इज थ्रूपुट। थ्रूपुट का जैसे हम लोग को पता है कि कितना काम करके तुम दे रहे हो, तो थ्रूपुट भी हम लोग का इंक्रीज होना चाहिए पर यूनिट टाइम। तो प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट इज वेटिंग स्टेज। वेटिंग टाइम क्या होता है कि सम ऑफ टाइम स्पेंड इन द रेडी क्यू। तो वेटिंग टाइम हम लोग का रिड्यूस होना चाहिए, थ्रूपुट हम लोग का इंक्रीज़ होना चाहिए, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी हम लोग का इंक्रीज़ होना चाहिए। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि टाइम इट टेक्स टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। तो अगर ये गोलगप्पे वाले का एग्जांपल ले लो कि भाई तुम खा रहे हो और भाई तुम्हें गोलगप्पा वाला कितना जल्दी तुम्हें गोलगप्पा सर्व कर रहा है, तो वही है रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, और वेटिंग टाइम तो आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, जो भी क्यू में तुम कितना देर तुम खड़े हो, ये होगा हम लोग का वेटिंग टाइम। और ये कुछ एब्रीविएशंस हैं जो हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। तो 80 मतलब होता है अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम का क्या मतलब है कि प्रोसेस एंटर्स द रेडी स्टेट। तो ये हम लोग का हो गया हमला अराइवल टाइम। नेक्स्ट इज बीटी। बीटी मतलब होता है बर्स्ट टाइम। तो सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द एग्जीक्यूशन। तो ये होगा हम लोग का बर्स्ट टाइम। ठीक है, जितना भी सीपीयू टाइम हम लोग का लगा उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, तो वो होगा हम लोग का बर्स्ट टाइम। अराइवल टाइम मतलब कि जब हम लोग का रेडी स्टेट में आया। रेडी स्टेट कब होता है? जैसे न्यू से रेडी आता है ना, तो मतलब मेन मेमोरी में कब आया, तो वो होगा हम लोग का अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब कि जब हम लोग का प्रोसेस कंप्लीट होगा, वो वाला टाइम जिस वक्त कंप्लीट हुआ, तो वो होगा हम लोग का कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम बेसिकली इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम, है ना। तो जब ख़त्म हुआ माइनस जब वो आया था, तो वो होगा हम लोग का टर्न अराउंड टाइम, कि भाई तुम सिस्टम में तुम कितनी देर तक रहे हो, तो वो होगा हम लोग का टर्न अराउंड टाइम। और इसका दूसरा भी फॉर्मूला है वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम मतलब कि जितना देर क्यू पे लगा, और बर्स्ट टाइम मतलब कितना देर एग्जीक्यूट हुआ, तो वही है। ठीक है, वेटिंग टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम, तो वो होगा हम लोग का टर्न अराउंड टाइम। और नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम वही है कि जितना भी तुम्हें सिस्टम में जितना तुमने स्टे करा, टर्न अराउंड टाइम माइनस जो भी बर्स्ट टाइम तुमने जितना एग्जीक्यूट करा, तो इस फॉर्मूला से हम लोग का क्यू का टाइम आ जाएगा, है ना, कि तुम लाइन में कितना देर खड़े रहे, तो वो होगा हम लोग का वेटिंग टाइम। और नेक्स्ट इज़ जो भी हम लोग का जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, तो वो सब हम लोग यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं। FCFS हो गया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो गया, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट हो गया, और राउंड रॉबिन हो गया। तो वो सारे अब हम लोग के जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक इतना ही पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा क्या मतलब कि मैंने अभी तक इतने ही नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो वही FCFS नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। और कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है कि जैसे हम लोग को ना क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे जॉब्स होते हैं ना, जो बहुत कम टाइम लेते हैं, पर उन छोटे छोटे जॉब्स को ना बड़े बड़े जॉब्स का वेट करना पड़ता है, क्योंकि FCFS में क्या है कि जो पहले आएगा उसका एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है,
तो इसी की प्रॉब्लम होता है कॉन्वॉय इफेक्ट में, जो हम लोग को एड्रेस किया जाता है कि भाई अगर तुम्हारे पहले लाइन में कोई बड़ा प्रोसेस खड़ा है तो उस बड़े प्रोसेस को तो बहुत टाइम लगेगा ना वो करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उसी को हम लोग कॉन्वॉय इफेक्ट बोलते हैं कि स्मॉल प्रोसेसेस विल हैव टू वेट फॉर द लॉन्ग प्रोसेस। तो ये हो गया हम लोग का कॉन्वॉय इफेक्ट। तो इस कॉन्वॉय इफेक्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप ये मेरा चीट शीट आप लोग को पसंद आए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना जो भी बचा हुआ हम लोग का नोट्स है ओएस का, वो मैं अपना कंप्लीट करके अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।